नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में जून से अप्रैल 2021 में हम करने जा रहे हैं सेट 24। अभी तक हम 23 सेट कर चुके हैं। आप स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा और जितने भी करंट अफेयर्स आपके इनफैक्ट मई 2021 तक हैं वो सारे इन क्वेश्चंस में, इस एमसीक्यूज में इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप इसको ठीक से देखिए और पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए। डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ अपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपनी एक्यूरेसी लेवल को और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेवल को बढ़ाइए। अब चलते हैं क्वेश्चन 231 की तरफ। 230 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। 231 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीओ 2021। ये न्यूज में था, लास्ट मंथ न्यूज में था। ये रिलीज किया जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। ये एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट है डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज की। अब ये बहुत सिंपल है, ये पिछली बार न्यूज में भी था। यहाँ पे आप देखेंगे, स्क्रीन पॉज करके आंसर देने की कोशिश की, दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हैं। अब यहाँ पे सेकंड कोविड वेव को लेके इसके बारे में आया था कि इंडिया की जो रिकवरी है वो रिस्क पे होगी। ये एक सीरीज है एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स की जो डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज हैं एडीबी की, ये इस रिपोर्ट को निकालती हैं और इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया के लिए देखो ये आया कि रिबाउंड जो है स्ट्रांग होगा, लेकिन अभी ये सेकंड वेव चली जाए, मॉडरेट ग्रोथ देखा जाएगा और अभी कॉन्ट्रैक्शन तो हमने लास्ट टाइम देखा ही था। चलते हैं 232 पे। अरेंज द फॉलोइंग कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको बताना है यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है इसकी वेटेज का, किस सेक्टर का कितना वेटेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। आईआईपी के वेटेज के बारे में बताना बहुत सिंपल है। देखो इसमें आपने देखा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और कोल, तो यही जो ऑर्डर है यही आपको एज इट इज मिलेगा कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल और लास्ट में आता है क्रूड। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगाना है। तो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो आईआईपी का 40% वेटेज बनाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे कैसे हमें चलना है। चलते हैं 233 की तरफ। विद रिगार्ड टू स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, एसडीआरएफ के बारे में आपको बताना है। किसने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है? इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द्वारा। 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। इसका ऑडिट सीएजी करती है हर साल। देखो अगर 15 फाइनेंस कमीशन देखो और एक्ट का आप आने का टाइम देखो तो दोनों अलग है। ये 15 फाइनेंस कमीशन नहीं होगी, यहाँ पे होगी 13 फाइनेंस कमीशन, क्योंकि उस समय वही थी। तो एसडीआरएफ जो है डीएमए 2005 के थ्रू आया है, सीएजी के ऑडिट करती है, इसका ऑडिटर है और इसको 13 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो 1 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अभी बहुत न्यूज़ में था कि आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लगा दिया गया है, सेंटर के पास पावर्स थोड़ी ज़्यादा आ गई हैं। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था। ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को डिजास्टर के समय हेल्प करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सीएजी इस फंड को हर साल ऑडिट करती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, एनजीएफएस। ये ग्लोबल नेटवर्क है सेंट्रल बैंक्स का और सुपरवाइजरी अथॉरिटीज का, जो सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करता है। ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो सस्टेनेबल हो। इसको पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 में लाया गया था। देखो डायरेक्टली क्लाइमेट समिट 2015 में से नहीं लाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एनजीएफएस को ज्वाइन किया, इसलिए न्यूज में था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो बातें एकदम ठीक हैं, 1 और 3। इसको हम लाए थे पेरिस 1 प्लैनेट समिट में 2017 में और इसका सेक्रेटेरिएट जो बैंक दे फ्रांस में है। आरबीआई ने इस मेंबरशिप का बेनिफिट आरबीआई को जो होगा वो ये होगा कि आरबीआई ग्लोबल एफर्ट सीख पाएगी क्लाइमेट फाइनेंस को लेके। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस को, ग्रीन फाइनेंस को, ग्रीन बॉन्ड्स पे फोकस करता है। आरबीआई भी अब उन बैंक्स का नेटवर्क में आ जाएगा जो इस तरह की फंडिंग्स करते हैं। आरबीआई को काफी कुछ सीखने को मिलेगा और इंडिया में भी ग्रीन फाइनेंस के ऑप्शंस को देखा जाएगा जिससे क्लाइमेट चेंज को सस्टेनेबल बनाया जा सके। चलते हैं 235 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से इसमें से स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ठीक है, बहुत सिंपल है। किसान विकास पत्र भी है, पीपीएफ भी है, सुकन्या समृद्धि स्कीम भी है। तो ऑल ऑफ 3 यहाँ पे हैं। तो ये दोनों ये पार्ट हैं नेशनल से स्मॉल सेविंग स्कीम फंड का। अब आप देखेंगे कि पोस्टल डिपॉजिट्स को भी हम लेके आएंगे स्मॉल सेविंग फंड्स में। सेविंग सर्टिफिकेट जितने भी आते हैं, नेशनल किसान विकास पत्र, सेविंग सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम्स, इस तरह की बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, ये सब स्मॉल सेविंग स्कीम्स का पार्ट बनता है।
चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपीओपी के बारे में आपको बताना है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया आर एक्सपोर्टेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एनपीओपी, ठीक है। एनपीओपी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय अपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सिंपल है। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो बायलैटरल एग्रीमेंट में कवर कर लिए गए हैं, अगर एनपीओपी को उसको रीसर्टिफिकेशन देना होता है इम्पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो देखो, वैसे तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें एनपीओपी का सर्टिफिकेशन चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बायलैटरल अग्रीमेंट में इंडिया बांग्लादेश के बीच में कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुई है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया इम्पोर्ट करेगा, तो उसमें एनपीओपी नहीं बोलेगा, सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 और 2 इसका करेक्ट है। और अपीडा जो है यही इस तरह के सर्टिफिकेशंस को इशू करता है। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब आप देख रहे हैं उसको बेटर और मेजर बेनिफिट मिला है। कंसाइनमेंट्स जो हैं हिमालय से डेनमार्क पहुंच रहे हैं। अपीडा ने इसको प्रोसेस किया, अपीडा ने इसको सोर्स किया है, रागी सोर्स की है, जिंगोरा सोर्स किया है उत्तराखंड से, और इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और जब इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो इनको एनपीओपी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। एनपीओपी को अपीडा लेके आई थी 2001 में। उसके बाद एनपीओपी जो है वो स्टैंडर्ड क्रॉप्स को कवर करता है। इस तरह के एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के होते हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटी, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने भी, फसाई ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, यानी एनपीओपी जो सर्टिफिकेट है उसको फसाई ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं जो बायलैटरल अग्रीमेंट में इंडिया के कहीं और से साइन है, उनके इंपोर्ट के लिए रीसर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं मॉडल इंश्योरेंस विलेज के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की बात करता है टू ऑल मेजर इंश्योरेबल रिस्क दैट विलेजर्स आर एक्सपोर्ट टू। मॉडल इंश्योरेंस विलेज, ये आरबीआई ने इस सिस्टम को शुरू किया और ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में बूस्ट करेगा। मतलब ग्रामीण इलाकों में देखो इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, उसको बूस्ट किया जा रहा है। अब बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको ये तो पता ही होगा कि इंश्योरेंस आरबीआई का काम नहीं है। इंश्योरेंस को मॉनिटर करना, रेगुलेट करना इडा का काम है। तो यहाँ पे यही करेक्ट है कि इडा इसको देखेगी, आरबीआई नहीं देखेगी। तो 2 रॉन्ग हो जाने से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये बात करती है, इडा ने मॉडल इंश्योरेंस विलेज की बात की। आइडिया बस यही है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन करना है रूरल एरियाज में, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेजेस दिए जाएंगे विलेजर्स को विलेज एरियाज में, और उससे आप देखेंगे जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और विलेजेस को भी इस तरह के इंश्योरेंस से बहुत बेनिफिट होगा। वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस हो सकता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो सकता है, या किसी और तरीके का इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाएंगी। 238 है विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम जीसैप। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वॉलेटिलिटी को अवॉइड करना है जीसैप मार्केट में। देन उसके बाद ये आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस का पार्ट है। अप्रैल में आपको याद होगा अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में आरबीआई ने जीसैप्स किए थे, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्वायर किया था मार्केट से, ठीक है। तो ये जीसैप एग्जैक्टली यही होता है। ये मार्केट में किसी भी तरह की अगर वॉलेटिलिटी हो रही होती है तो आरबीआई जंप इन करती है, और आरबीआई का ओएमओ का पार्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। आरबीआई के ओएमओ हम कई बार डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं। अभी आपने देखा कि 10 साल के जो बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट है वो 6% से नीचे जा रहा था, इसलिए आरबीआई को या इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए, सरकार को सस्ता लोन दिलाने के लिए आरबीआई इस तरह के जीसैप्स करती है। चलते हैं 239 पे। आरबीआई है सेटअप रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी आरआरए with a view to streamline regulation and reduce compliance burden of regulated entities। कौन कौन सी regulated entities रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी का पार्ट बनी है? बहुत सिंपल है, कमर्शियल बैंक्स, अर्बन नॉन कोऑपरेटिव और एनबीएफसीज। आपको याद होगा एनबीएफसीज को अगर हम यहाँ पे मार्क करके चलें तो एनबीएफसीज तो हमेशा से रेगुलेशन का पार्ट नहीं थी, लेकिन आरबीआई को जो लंबे समय से आरबीआई ने लंबे समय से देखा कि एनबीएफसीज को रेगुलेशन में लाना जरूरी है, फिर थोड़ा टाइम बाद हमें समझ में आया कि कोऑपरेटिव बैंक्स को भी लाना जरूरी है। तो ये दोनों को तो हम रेगुलेशन में ले ही आए, और कमर्शियल नॉन शेड्यूल बैंक्स को या शेड्यूल नॉन शेड्यूल भी आरबीआई के रेगुलेशन में आते हैं। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप देखेंगे रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी जो है वो आरबीआई ने अभी कॉन्स्टिट्यूट की है,
उसका काम क्या है, वो रेगुलेशंस देखेगी और कैसे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं बेटर वर्क कर पाएंगे, उन पे फोकस करेगी। आइडिया ये रहेगा कि इन इंस्टीट्यूशंस से फीडबैक लेना, रेगुलेशंस को देखना, प्रक्रिया को देखना और फाइनली नए रेगुलेशंस बनाना। इसमें कमर्शियल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव्स और एनबीएफसी तीनों शामिल हैं। चलते हैं 240 पे, कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। किसने रिलीज किया? बहुत सिंपल है, स्क्रीन को पॉज करो, आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। ऐसी इस तरह की जितने भी रोड मैप्स आते हैं वो आप देख रहे हैं, काफी लंबे समय से नीति आयोग लेके आ रही है। तो नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है, उसका नाम था कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। यहाँ पे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बात की जा रही है कि 1.3 बिलियन सिटीजन को कैसे हम इंक्लूड करें। अब इससे उनको सर्विसेज दी जाएंगी, उनको उनको ई मनी जैसी फैसिलिटीज दी जाएंगी, जिससे कि वो बैंक में अकाउंट खोल सके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज यूज कर सके। आइडिया बस यही है कि जो आपका डिजिटल मनी है या डिजिटल जो स्पेस है, वहाँ पे देश जो है वो शिफ्ट हो पाए, हम फिजिकल मनी से डिजिटल मनी की तरफ शिफ्ट हो पाए और साथ ही सर्विसेज अफोर्डेबल भी हों। भाई कई बार ऐसा होता है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है, क्रेडिट कार्ड की स्पेसिफिकली। डेबिट कार्ड में भी 1,000 रुपये साल का आपको एनुअल चार्ज देना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ों पे नीति आयोग फोकस करना चाहती है, जिससे कि लोग इन सर्विसेज को अफोर्ड कर सके। तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो आशा करता हूँ 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक और सेट बचा है, उसमें हम मिलेंगे, फिर से 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।